दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और डायरेक्टर्स अनकट में आज मेरे साथ एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्हों मैं कहूंगा कि टेलीविजन हो, वेब हो, फिल्में, इन्हें तीनों का एक्सपीरियंस है और इनकी जो लेटेस्ट फिल्म कृष्णा अवतार पार्ट वन द हृदयम वो काफ़ी धूम मचा रही है। माइथोलॉजिकल फिल्मों की मैं बात करूं तो एक ज़माना था जब हमारा सिनेमा शुरू हुआ था 1920 या 30 में। उस ज़माने में फिल्में केवल माइथोलॉजिकल ही बना करती थी। वक्त के साथ ट्रेंड बदला, फिल्मों का स्वरूप बदला, लेकिन माइथोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आप जब चाहे जिस सदी में कुछ भी बनाओ, दर्शक हमेशा कनेक्ट करते हैं, जिसका ताज़ा एग्जाम्पल है कृष्ण अवतारम। तो मेरे साथ है मिस्टर हार्दिक गजर। और हेलो हार्दिक जी। तो हार्दिक जी से मैंने बताया कि तो बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे, हार्दिक ने देवों के देव महादेव, सिया के राम, चंद्रकांता, ये सब पौराणिक कथाओं पर आधारित सीरियल्स बनाए थे जो बहुत पसंद किए गए। और मुझे लगता है कि वही एक्सपीरियंस इनका फिल्म में काम आया कि कृष्णा अवतारम जो इतना बड़े पर्दे पर भगवान कृष्ण की कहानी लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका टीवी सीरियल का जो एक्सपीरियंस था, इट वॉज अ पे बैक टाइम कि सिनेमा में आपने उस कहानी को इतनी खूबसूरती से एज अ डायरेक्टर कहा। टफ है जब कब बात आती है ना, जैसे आपने मीडियम बाइफरकेट किया कि टीवी और फिल्म। टीवी बहुत टफ है, इजी नहीं है, बिकॉज 12 घंटे 8 घंटे 7 घंटे की डेडलाइंस पे मास्टरिंग करना, क्रिएटिविटी कम टाइम में दिखाना, और कहीं ना कहीं बजट अफेक्टिव भी होते ही हैं, राइट। सो वो जो स्किल सेट है ना, वो एक्सपीरियंस कोई नहीं दे सकता, बिकॉज व्हेन यू हैव बजट्स, यू हैव टाइम, चीज़ें हैं, प्लानिंग का टाइम मिलता है, हर चीज़ों का टाइम मिलता है, तो आई डोंट थिंक सो कि प्रूव करने में भी कई बार प्रॉब्लम होते होंगे, कुछ भी इश्यूज़ नहीं होते, आप टाइम ले सकते हो। सो वो एक्सपीरियंस 1001% मुझे वहाँ से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, क्योंकि ओवरनाइट चीज़ें सोची जाती थी, ओवरनाइट चीज़ें एग्जीक्यूट की जाती थी और ऑडियंस के सामने प्रदर्शित की जाती थी चीज़ों को। मत जाओ कान्हा, तुम कहीं तो प्रेम चला जाएगा। माइथोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जब फिल्मों की शुरुआत हुई तो माइथोलॉजी की ही बनती थी। मतलब भगवान कृष्ण की कहानी हो, राम की कहानी हो, चाहे हमारी हिंदी फिल्में हों, मराठी फिल्में हों, तमिल तेलुगु फिल्में हों, एन टी रामाराव की फिल्म हो, माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स हमेशा पर्दे पर छाए रहे। तो माइथोलॉजी एक बार फिर से एज अ जॉनर आपको लगता है लौट गया है? क्योंकि जो फिल्में हैं कृष्ण अवतारम जो लोगों ने पसंद की, इससे पहले नरसिम्हा पिछले साल बहुत पसंद की गई, तो माइथोलॉजिकल एज अ जॉनर तो कहीं ना कहीं टीवी सीरियल ओनली में सिमट के रह गया था, वापस बड़े पर्दे पर ग्रैंडियर के साथ अब लौट रहा है। मैं कहूँगा कि जो हिस्ट्री है माइथोलॉजी को, मैं जस्ट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाती है, ये चीज़ें मिथ, मैं बहुत कम बिलीव करता हूँ उस चीज़ों पे। मिथ हम बोल सकते हैं कि पंचतंत्र और सारी जो कहानियाँ थी, तो वो हमारी फैंटेसी, हमारी कोर धरोहर है। बट हाँ, हिस्ट्री अगर ऑब्जर्वेशन करोगे तो हर 3-4 साल में एक बार रिपीट हुई है, हर सब्जेक्ट के साथ, हर चीज़ों के साथ। फिल्मों का दौर था, बिकॉज रंगमंच पे से काफ़ी कहानियाँ कही जा रही थी, और रंगमंच बहुत बड़ा माध्यम रहा हुआ है। अगर आप हमारी कंट्री की हिस्ट्री, देश की हिस्ट्री में जाओगे, तो रंगमंच के थ्रू कहानियाँ कही जाती थी। तो जब फिल्म मेकिंग की दुनिया स्टार्ट हुई, या चीज़ों का चलन चालू हुआ कि लोग इसको प्रोफेशनली लेने लगे, तो 110% ये कहानियाँ प्रायोरिटी में रही हमेशा। ठीक है, अब वापस चलन आया है, उसका रीज़न मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि जो फेज से हम जा रहे हैं, या जनरेशन चेंज, या हम जो शिफ्टिंग बोल रहे हैं कि हर डेकेड के बाद एक शिफ्टिंग आता है ह्यूमन बिहेवियर या नेचर, जैसे इवोल्यूशंस की हम बात करते हैं, ओके। तो पिछले कोविड इरा या उससे पहले का थोड़ा पोर्शंस, जब रिसेशंस और वो सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक शिफ्टिंग देखने मिला, बिकॉज होप जो सब छोड़, एक्चुअली कहीं ना कहीं इट्स नॉट अबाउट ओनली के लाइफ से या इंसानों से वो होप की बात नहीं कर रहा, इंटरनल हैप्पीनेस होती है, वो कहीं ना कहीं मिस होनी स्टार्ट हो गई थी। और उस वजह से ऐसा फील आने लगा था कि कहीं ना कहीं तो कोई लाइट होगी, कोई चीज़ें होगी। और जब हम वापस जाते हैं तो हम वही, हमारी तो मिट्टी में है, कण कण में भगवान है, जो हमें लाइट दिखाते थे। सो ये तो, और ट्रस्ट में इट्स मतलब आदि पुरुष से लेके चीज़ें वापस माइथोलॉजी में स्टार्ट हुई। बाकी मैं जब लिख रहा था ये फिल्म, तब ना मेरे रेफरेंसिंग जब चल रही थी चीज़ों की कि कब आई थी ये लास्ट फिल्म, ऐसी कब देखी थी, संतोषी माता के बाद, 75। या डिवोशनल फिल्म मैंने बोला दिखी नहीं है हमें कहीं। तो शायद उसके बाद का रेफरेंसिंग मुझे कहीं मिला नहीं कि हाँ, डिवोशंस जैसे आपने बोला कि फिल्में बनती थी, मतलब क्यों नहीं बन रही ये चीज़ें, क्योंकि कृष्ण जी पे मुझे फिल्में पहले से, जब मेरी फर्स्ट फिल्म थी भवाई, तब से मेरा मन था। अगर आप भवाई को ऑब्जर्व करोगे तो काफ़ी झलक उसमें दिखेगी सॉन्ग्स में, और उसमें भी काफ़ी लिरिकली कृष्ण जी का वर्णन है।
ये सोचते सोचते फिर ये शिफ्टिंग स्टार्ट हुआ। तो जो आप बोल रहे हो कि एक दौर आता है वापस, तो वही उम्मीद वाला दौर है ये, कि हम जब सब एक दूसरे से या इंटरनल हैप्पीनेस सीख कर रहे हैं, तो एक रे ऑफ लाइट है। तो भगवान को तो हमने देखा नहीं है, पर हम जो ये पौराणिक कथाएं हैं श्री कृष्ण की हों, रामचंद्र जी की हों, उनसे ही हम भगवान की जो स्वरूप बना लेते हैं, उसी को अपने दिल में बसा लेते हैं। तो एज अ डायरेक्टर जब फिल्मों का गठन होता है, तो जो किरदार, जो श्री कृष्ण का रूप, राधा का रूप, रुक्मिणी का रूप, तो आपके दिमाग में जब ये फिल्म रची जा रही थी, तो क्या रूप था श्री कृष्ण का, क्या रूप था राधा का, रुक्मिणी का? और खास बात है कि इसमें श्री कृष्ण का एक श्रृंगारिक रूप बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया गया है। सो जैसे आपने पहले बोला ना कि हमने देखा नहीं है, राइट, उस पे मैं थोड़ा वहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि भगवान ने, अगर आस्था पे बात करूँगा इस पे मैं, सॉरी, तो आस्था ऐसी कहती है कि भगवान ने हमेशा कहा है हमें कि खुद के अंदर झांको ना एक बार। तो जब भी आप आंखें बंद करेंगे और एक रे ऑफ लाइट ढूंढेंगे, आपको अलग मूर्ति दिखेगी। मैं बंद करूँगा, मुझे अलग मूर्ति दिखेगी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हम लोगों को उन्होंने हमारे रूप में ही, हम इंडिविजुअल को गाइड किया है, जिसको हम डिवाइन एनर्जी बोलते हैं। हमें पता नहीं है कल क्या करेंगे, और सुबह एक क्लिक आइडिया आता है और फिर वहाँ से वो चीज़ें कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है। वो आइडिया क्या है, कहाँ से आया? सो वो अनसेड एनर्जी है जो हमें हेल्प करती है चीज़ों में। अब रही श्रृंगार, कृष्ण की जब बात करते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया है, 16 कलाओं से पूर्ण। जब 16 कलाओं से पूर्ण कोई भगवान है हमारे, तो श्रृंगारिक तो होंगे ही होंगे। जब रसों की बात करोगे तो सारे रस है उनमें, और जब इंसान में रस होता है तो आप देखो वो अपने आप निखरना स्टार्ट कर लेता है। तो जब कोई इवन पोर्ट्रे करने की बात थी, तो मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं था कि मैं फिल्म बना रहा था, ये फिल्म तो वही मतलब एक मैं बता रहा हूँ, ये एनर्जी थी जो कन्वर्जन में हुई और फिल्म बनी है ये। ओके, ये ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने बनाई या उन्होंने बनाई या इसने बनाई, अपने आप ये हो गया है। बट राजा रवि वर्मा जी की पेंटिंग्स हैं, आपके पास कैलेंडर आर्ट है बहुत सारे। जब आप हिस्ट्री बनाने चलते हो तो हमेशा हिस्ट्री को रिफ़र भी करते हो। सो जो एक मीडियम बना या एक जो चेहरा हमें दिखा, वो तो हमारे सामने बहुत सालों से था। हम हर मंदिर में जाते थे, मत्था टेकते थे, नमन करते थे, हाथ जोड़ते थे, वो मूर्ति सामने दिखती थी हमें। मैं तो गुजराती हूँ, सो कॉल उठता है जय श्री कृष्ण, कॉल कट होता है जय श्री कृष्ण। घर से निकलता हूँ तो मम्मी को बोलता है जय श्री कृष्ण। सो घर में भगवान के फ़ोटो भी होते थे हमारे वहाँ। तो फ़ोटो भी आपने देखे हुए हैं कि अगेन एक चलते आ रहे हैं चीज़ें। सो इतना टफ से ज़्यादा सरेंडर था, मैं समर्पण था, क्योंकि मैंने जो देखा था, जो भाव फील किया था और जो पढ़ा था, तो वो श्रृंगारिक ही था पूरा। तो जब भी कास्टिंग में आए तो वही श्रृंगार ढूंढने लगे हम। सीरियल्स की बात करूँ तो जो पर्दे पर जितने भी श्री कृष्ण हमने देखे हैं, मुझे नीतीश भारद्वाज का चेहरा याद आता है Legend इस है। महाभारत में। Legend, उसके बाद legend। सर्वधर्म बैनर्जी, जितने और भी आए से लेकर अभी जो आखिरी महाभारत आई थी उसमें सौरभ जैन वाज द लास्ट कृष्णा। तो आपको क्या लगता है कि हमारे, नहीं तो मुझे अक्षय कुमार भी जितने भी फिल्मों में उन्होंने श्री कृष्ण का है, तो आपको क्या लगता है फिल्मों में श्री कृष्ण को किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, और कौन सी फिल्में आपको समझ में आती है जिन्हें प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा रहा हो, या सीरियल या वेब? नीतीश जी लीजेंड है बचपन से। मतलब मेरे लिए तो, मैं सर बोलूं भगवान बोलूं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा उनको क्या बोलना भी चाहिए, यू नो। और मैं ही उन सब का आरंभ हूं जो आने वाले कालों में जन्म लेने वाले हैं। बचपन में देखे हुए थे उनको, ठीक है। और हमेशा जब मैं बोलता हूँ कि एक हिस्ट्री पोर्ट्रे हुई जो सबने एक्सेप्ट की, ठीक है, तो लीजेंडरी है वो। सो उनके अलावा आई थिंक सो सारे, कृष्ण से प्रेम है तो सब में दिखेंगे यार। मतलब सौरभ राज जैन में भी मुझे दिखते हैं, यू नो, ऐसा नहीं है नहीं दिखते हैं। उनके साथ तो काम भी किया है मैंने। सो हाँ, आई डोंट थिंक सो कि जैसे अरुण गोविल राम बन के रह गए, तो राम किसी और को इमेजिन करना, आज भी बहुत सारे राम आए। हम चले निज धाम, जय जय राम राजा राम। सी अच्छी बात है, मैं इसको लेजेंड बोलता हूँ। अगेन अरुण सर को भी लेजेंड बोलूँगा, बिकॉज जब आपके अंदर वो भाव और श्रद्धा नहीं होगी ना, आप पोर्ट्रे नहीं कर सकते इस चीज़ों को। ये मैकेनिज्म नहीं है, ये टेक्निकल नहीं है।
मैं वीएफएक्स से हो सकता है आपके पीछे हेलो लगा दूंगा और आपको अलग जगह पे प्लेस कर लूँगा, मैं उतना कर सकता हूँ। पर भाव है ना, वो भाव झलकता है और भाव ऑडियंस भाव पकड़ती है। विजुअल 110% आपको वर्ल्ड में ट्रैवल कराते हैं, पर भाव वहीं से निकलता है। तो जैसे अरुण सर की भी जो आपने बात बताई, ये सब लेजेंड है। उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। सिया के राम आपने जो शो किया था उसमें आपने रामचंद्र जी की कहानी कही थी, तो भगवान राम की कहानी कितनी सशक्त है, क्योंकि रामायण महाभारत हर सदी में बनती है, लोग देखते हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था सिया के राम करने का? ये दोनों शो का पूरा टेक्निकल हैंडल किया हुआ है, ठीक है। डायरेक्टोरियल अगर देखने जाओ सिया के राम में, तो एक्शन पोर्शंस मैंने बहुत किया है उसमें। स्वयंवर सीक्वेंसेस मैंने शूट की हुई है, क्लाइमैक्स पूरा फिनाले जो भी वॉर का चंक्स था वो सारे आशीष दोस्त था हमारे। अब रही बात कैरेक्टराइजेशन की जो आप बोल रहे हो, तो हमारे लिए तो एक सीख है, एक मार्ग है वो। अगर आप देखने की बात करो कि सीखने क्या मिलता है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। आपको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे करना, किस तरह से धैर्य रखते हुए भी चीज़ों को आगे बढ़ाना, वो सीखने मिलता है हमें वहाँ से। सो आप हर भगवान की बात हम करेंगे ना कुछ हमें सिखा के गए हैं वो। सो राम जी से ये सीखने मिलता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपना धैर्य कैसे रखना है और उस पर विजय कैसे लाना है। हम हमेशा बोलते हैं बुराई पे अच्छाई का विजय, पर बुराई क्या है? मैं तो इंटरनल बात करता हूँ, दूसरे पे बाद में आती है। इंटरनल ही फाइट है कि बुराई पे अच्छाई का विजय कैसे लाया जाए। तो यही सीखने मिला है हमें। कृष्ण अवतारम का जो सेट है, पूरी फिल्म गुजरात में एक स्टूडियो में शूट की गई, लेकिन आपने जिस तरह से सेट से और सेट के साथ आपने वीएफएक्स या जो भी, तो पूरा द ओवरऑल इट्स लुकिंग वेरी लार्जर देन लाइफ। तो कैसा एक्सपीरियंस था वो सेट रिक्रिएट करना वहाँ पर? पूरा किस तरह का, कुछ ऐसा मजेदार किस्सा शूटिंग के दौरान, कितना वक्त लगा, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? सो प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, ये टोटल प्रोसेस 5.5 साल की रही, ओके, कृष्ण अवतार की। और जब राइटिंग कर रहे थे तो रिसर्च मटेरियल होता ही होता है हमारे पास कि कहाँ से क्या चीज़ें, और आप स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व करने लगते हो, चीज़ें ऑब्जर्व करने लगते हो, और फिर डिज़ाइनिंग में कंसेप्ट डिज़ाइन स्टार्ट हो गया। उसकी कंसेप्ट होने के बाद सेट की बारी आई। चौकस भारद्वाज प्रोडक्शन डिज़ाइनर है। चौकस दादा का पूरा एक्सपीरियंस, आई थिंक सीरियल्स के भी किए हैं। एग्जैक्टली हर उनका नाम एक्सपीरियंस आप देखोगे। सो मॉड्यूलर सेट्स मैं बोलूँगा कि वो लेके आए इंडस्ट्री में। मैं वासुदेव कृष्ण समस्त यादव सभा के सामने ये प्रण लेता हूँ। हाँ, सो मूविंग सेट। सो हम हमेशा फिक्स सेट देखते थे कि कोई चीज़ को पहले एग्जिस्टिंग सेटअप पे और इजीली 2 आदमी उसको मूव कर ले और चीज़ें बदल जाती है, यू नो। वो फास्ट आपको और काम करने का टाइम बचाती है बेसिकली आपका, यू नो। इट्स नॉट अबाउट कमर्शियल। सेट आपके गुजरात में लगे थे? हाँ, नहीं, मैं पूरा उसका बताता हूँ कि ये हमने यहाँ फिल्म सिटी बॉम्बे में भी शूट किया, जैसे लेक पोर्शंस है, पूरा वृंदावन जो हमने लगाया था, पूरा बॉम्बे में शूट हुआ। ओके। जितने रूम्स है, इंटीरियर पोर्शंस नायगांव फिल्म सिटी में शूट हुआ हमारा वहाँ पे। रामा की आंखों में सपने जगते ही है इसलिए कि वो पूरे हो सके। गुजरात में हमारा द्वारका का सेट्स लगे थे, एक्सटीरियर सारे। सो पैलेस फ्रंटल पूरा वहाँ पे लगा था, स्ट्रीट लगी हुई थी, दरबार उनका जो था, क्योंकि मैसिव सेट्स थे वो सारे। जो सेट्स थे ऑलमोस्ट 7 to 8 एकर्स के सेट्स थे वो। फिल्म सिटी के जो सेट थे वो 4 to 5 एकड़ के सेट्स थे सारे। तो हमारा जो रूम है, रूम की साइज़ इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 15,000 स्क्वायर फीट का रूम है खाली। सो मल्टीपल लोकेशंस पे हुए। पोलो फॉरेस्ट में कुछ शूटिंग हुई है, जो कुछ सेट्स नहीं है, कुछ लाइव के साथ एक्सटेंशंस है। हाँ, सो वो प्रोसेस एक अलग ही थी, क्योंकि 2 वर्ल्ड को मिक्स कराना है हमें कि 2 शॉट आपके ये चल रहे हैं और तीसरा शॉट कुछ और लोकेशन का चल रहा है, और वो इतना स्मूथ ब्लेंड हो ताकि आपको जर्क ना लगे, पता ना चले कि कहाँ से क्या होगा। अदरवाइज आपका भाव वहाँ से टूट जाएगा, आप इमोशन से बाहर आ जाओगे, फिर वो मेरे मतलब का नहीं। और वीएफएक्स जो होता है वो इस तरह के शोज में बहुत अहम होता है, वो भी कभी कभी बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है, तो इट्स अ वेरी टाइट रोप। सो वीएफएक्स किस टाइप के आपने और कहाँ हुए इसके? सो टारगेट जो था ना, डे 1 से ये था मूविंग कैलेंडर बनाना है। एस्थेटिक मीट्स टेक्नोलॉजी वाली फील थी,
यू नो काफ़ी मतलब अगर आप देखने जाओ तो काफ़ी हम लोगों ने हिस्ट्री और मैथोलॉजी पे काम किया हुआ है। एक एक्सपीरियंस वो था हमारे पास कि किस तरह चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे जो फेक ना लगे। अगर कोई मुझे पूछे कि हाँ उसमें गलतियाँ नहीं है तो मैं बोलूँगा हाँ 2 सीक्वेंसेस ऐसी थी जिसमें गलतियाँ थी बिकॉज ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। हमें एक सर्टन टाइम फ्रेम में वो प्रोजेक्ट ख़त्म करना था, तो उस चीज़ों में हो सकता है। बट एस्थेटिकली करेक्ट जाए, कलर पैलेट वाइज करेक्ट जाए, बिकॉज इंडियन कलर पैलेट जो है वो वाइब्रेंट एंड रिच है। तो उस चीज़ों का भी ध्यान रखना है हमें कि जब हम देखें तो हमें फील आए कि नहीं ये दरबार हुआ था, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वो इमेजेस देखी हुई है कि जब कृष्ण जी की सभा होती थी तो वो सभा के विजुअल कैलेंडर में तो आपने बहुत बार देखे हैं, और हमें मूविंग कैलेंडर बनाना है, तो वो चीज़ों का हमें ध्यान रखना ही रखना था कि जब एक फ्रेम भी कहीं पे भी पॉज हो, आप रुको बीच में, या आपके दिमाग में वो चीज़ें छपे जब, तो वो कैलेंडर ही छपे और वो जरा भी ऊपर नहीं रहे। तो VFX का हेल्प हमें रीजनरेशन में बहुत हुआ। वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा। सो सर्टन पॉइंट तक हम लोगों ने जनरेट किए सेट्स। उसके बाद उसकी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी पे हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि कुछ नया है। हाँ, कलर पैलेट्स हम हर बार इन्वेंट करते हैं। अगर आप देखोगे महादेव की कलर पैलेट जो थी वो टोटली डिफरेंट थी। अपार शक्ति के साथ बड़ा उत्तरदायित्व भी आता है। अगर ह्यूमन साइड ऑफ गॉड थे वो, ठीक है, सिया के राम इज़ वेरी रियलिस्टिक। अगर आप पैलेसेस और वो सब देखोगे, सेम इसमें ये चीज़ें थी कि इट्स नॉट अबाउट के सिनेमा 70 फीट पे जब चीज़ आएगी तो कैसी लगेगी, और वो ब्लेंड वर्ल्ड का रियल होना चाहिए। सो उसके लिए कुछ सेट्स में कन्वर्ट किए गए, वो सेट्स को कैसे लिफ्ट किया गया VFX में, वो पूरी एक प्रोसेस थी। पूरा द्वारका का हमने जब राइटिंग ख़त्म हुई ऑलमोस्ट 3 इयर्स लगे। उसके बाद सबसे पहला काम हमने किया था टाउन प्लानिंग का, कि द्वारका कैसी होगी। अगर द्वारका बुक्स के अकॉर्डिंग ये कि 7 माले की द्वारका थी, पैलेशियल कॉम्प्लेक्स था। अब कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके अरेंजमेंट के लिए लोग भी होंगे, उनके निवास कहाँ पे होंगे, स्ट्रीट कैसे होगी, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे मार्केट्स हुए नहीं, एक्सचेंज सिस्टम्स थी। दूसरी चीज़ समृद्ध शहर था, उसका जो डेवलपमेंट था वो बहुत समृद्ध था। कोस्टल एरिया था, ट्रांसपोर्टेशन क्या होंगे, कोस्टल एरिया है तो वाटर बॉडी अंदर आती ही होगी, तो ब्रिजेस होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। तो पूरा टाउन प्लानिंग पेपर पे है। उसका एक टाउन प्लान बना, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको बाइफर्गेट किया गया एरिया में, एरिया बाइफर्गेट करके फिर उसका पूरा मॉडलिंग स्टेज से उसको लिफ्ट किया गया। सो अगर आप वर्ल्ड देखोगे पूरा तो एक सिटी की तरह कंस्ट्रक्ट किया गया है। इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड VFX नहीं है, खाली कहने के लिए VFX है, पर उसके पीछे उतनी ही मेहनत है जितनी सेट लगाने में लगी हुई है। राधा नाम का इतना महत्व केवल बतलाते हो या मानते भी हो? तो पार्ट 2 कृष्ण अवतार में क्या होने वाला है? क्या वो शूट हो गया है या फिर उसको अभी कुछ? मैं आपको माइनर इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोड्यूसर से प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, शूट नहीं हुआ है, शूट होगा, जल्दी ही चालू होगी चीज़ें, ठीक है। कब आने वाला है वो भी शायद प्रोड्यूसर्स बता चुके हैं पब्लिकली कि नेक्स्ट ईयर के उनके प्लान में है चीज़ें। सो अभी काम चल रहे हैं चीज़ों पे। बाकी इन्फॉर्मेशंस, कंटेंट क्या है, चीज़ें क्या है, हाँ उतना मैं बता सकता हूँ कि नया ही होगा। जैसे आपको इसमें ह्यूमन साइड ऑफ गॉड मिली, आपको एक सत्यभामा जी का पर्सपेक्टिव मिला, नज़रिया मिला देखने का, उसमें भी कुछ नया मिलेगा। बट हाँ, ऑथेंटिसिटी और कोर नहीं जाएगी। आपने और भी फिल्में बनाई हैं, लव स्टोरी आपने बहुत अलग टाइप की बनाई थी, सो एंड कई सारी, जैसे भवाई आपकी बहुत ही अनकन्वेंशनल अलग हट की फिल्म थी। सो माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट हुआ, बट बाकी जो जॉनर्स में आपको जो आपने फिल्में बनाई हैं, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि सैचुरेशन नहीं आना चाहिए। एक फिल्म के बाद दूसरी जब मेरी आए तो आपको ये ना लगे कि नाम बदले गए हैं, स्क्रिप्ट सेम है। अगर आप मेरी फिल्मोग्राफी देखोगे तो हर फिल्म अलग है, बट सबका एक कॉमन थ्रेड है, कोर वैल्यू, ह्यूमन इमोशन की कोर वैल्यू और एस्थेटिक्स पे है। अगर हम भवाई की बात करें तो परसेप्शन पे वो सब्जेक्ट था कि एक इंसान को बिना जाने हम समझ लेते हैं और फिर उसके बारे में हम गणना बना लेते हैं कि इंसान ऐसा ही है, और हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें उस इंसान को एक बार पर्सनली जानने का मौका देना चाहिए। तो एक कोर्स सिस्टम पे वो चीज़ें थी। अगर आप आचारी बात देखोगे, सो एक माँ और बेटे की कहानी है जिसको हमने एक डॉग के थ्रू प्रेजेंट किया था, यू नो, कि हम कैसे उनका मिसयूज़ करते हैं या यूज़ करते हैं, या हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो जो एक सिस्टम थी कोर वैल्यू की, अगेन, कि पहले हम जाते ही पैर छूते थे, आज मम्मी को बोलना पड़ता कि पैर पड़ना। ये जो सिस्टम थी
तो बेसिक कोर वैल्यू पे ही काम कर रहा हूँ। रही बात जोन की, तो मुझे अपने आप को सैचुरेट नहीं करना, तो मैं अलग अलग सब्जेक्ट पे काम करते रहता हूँ। जी। सो व्हाट नेक्स्ट? अभी अभी इस पे काम चल रहा है कृष्ण अवतारम, या कुछ और भी आप कर रहे हैं? और भी चल रहा है, हिस्ट्री में ही है, और लव स्टोरी पे भी एक काम चल रहा है जो अगेन पीरियड है। सो आई वांट टू मेक अ एक्सपीरियंस सिनेमा। मुझे वही इंटरेस्टिंग लगता है कि जहाँ वर्ल्ड हो, जहाँ वर्ल्ड की बातें हो, और वर्ल्ड की बातों के बीच में दो लोग ऐसे हो जिससे आप कनेक्ट हो सको। वेब हमारा सबसे नया नवेला मीडियम है, लेकिन वेब पे आजकल क्रिएटिविटी के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। वेब पर अच्छा भी है, बहुत गड़बड़ भी है, बहुत जैसे एक जैसा कंटेंट आने लगा है, लेकिन अच्छा कंटेंट भी कभी कभी आता है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी पिच है जहाँ पर सब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो वेब एज अ मीडियम आपको क्या लगता है कि इट्स वेरी एक्सपेरिमेंटल, एंड हाउ डू यू व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ वेब इंफोटेनमेंट? फ्यूचर बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप देखो तो अपॉइंटमेंट व्यूइंग है। अपॉइंटमेंट व्यूइंग मतलब क्या है कि हर आदमी बिजी है आज की डेट में। उनको आपके टाइम से चीज़ें करने के सीनियरिटी और एक्सपीरियंस वाइज हर इंसान अपनी तरह बिहेव नहीं करेगा। तो सबसे बेटर है अपॉइंटमेंट व्यूइंग। आपके पास जब समय आप देखिए, और इस वजह से डिजिटल का फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट लगता है। ब्राइट लगता क्या है, वो है ब्राइट ही है, वो प्रूवन है। सो वो प्रॉब्लम नहीं है उसका। रही बात कंटेंट को और चीज़ों को लेके, सो शुरुआत में हमेशा कैच करने के लिए आप सर्टन टाइप ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करते हो, जो मुझे लगा कि वो भेड़ चाल में हम चलने बहुत ज़्यादा भीड़ चल, क्राइम थ्रिलर तो क्राइम थ्रिलर 100 टाइप के हर चैनल पे एक ही मर्डर मिस्ट्री, वही भाग रहे हैं। भूत की कहानियाँ तो वही भूत, मतलब यूथ से तो एक जैसे वही स्कूल कॉलेज की, मतलब इतना ज़्यादा सैचुरेशन आ गया कंटेंट में। एक्सपोजर अगर देखने जाए ना, डिजिटल से एक्सपोजर बढ़ गया है। हम मेट्रो में हैं तो हमें वो फील होता है कि ये, पर मेरी फिल्में इंटीरियर ट्रैवल बहुत की है मैंने। शूटिंग भी मोस्टली बाहर होते हैं, तो मैं ऐसे ऐसे गांव में जाता हूँ जहाँ पे पॉपुलेशंस भी कम होती है। एक चीज़ बहुत कॉमन मिली है मुझे, वो है मोबाइल। और मोबाइल के अंदर मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा कुछ, तो आपको लगेगा कि क्या है वहाँ होता है ऐसा। मैं शूट कर रहा हूँ, पीछे से एक बच्चा आता है, मतलब ऑलमोस्ट 9-10 ईयर ओल्ड, 10 साल का ही होगा, उससे ज़्यादा मुझे लग भी नहीं रही उसकी एज। बोलता है कितने व्यूअर्स है आपके इंस्टा पे? एंड ट्रस्ट में, मैं उतना सोशली एक्टिव नहीं हूँ। आज भी जाके देखोगे कुछ नहीं मिलेगा। बहुत लिमिटेड कंट्रोल अकाउंट है। मुझे जो सही लगता है अपनी मेमोरी के लिए रखता हूँ, बाकी कुछ पोस्ट भी नहीं करता। वैसा है, लिमिटेड होंगे भाई। आई हैव 7,000, मेरे पास 7,000 लोग थे, और मैं शौक के आदमी मेरे साथ व्यूअरशिप के। तो एक्सपोजर ये है आज, ठीक है। अब डिजिटल आने से क्या हुआ, वर्ल्ड का कंटेंट हाथ में आ गया। अब ना सबसे बड़ी बात है, वो लोग वो देख रहे हैं जो या तो बन चुका है, आ चुका है कहीं ना कहीं डिजिटल के माध्यम से। बिकॉज सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है इस चीज़ों पे कि उनको पता है कि अच्छा ये शो देखा है, ये सीरीज़ देखी क्या। अब वो इन्फ्लुएंस में वो सीरीज़ और वो शोज़ देखे जा रहे हैं। अब वो जब देखे जा रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस वहाँ वो बेंचमार्क पे आके बैठ गई है। जब एक्सपेक्टेशन वहाँ आ गई है तो हमें वो एक्सपेक्टेशन मीट करनी है। अब प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस के बीच का एक माइनर थ्रेड है, वो है कोर बिलीफ सिस्टम। कोर बिलीफ सिस्टम क्या है कि आपका जो ब्लड है या आपकी जो थॉट प्रोसेस है, जो कल्चर में आप बड़े हो, वो तो यहीं की है। अब जब वो और जो चल रहा है, ये बीच की सेंटर लाइन छोड़ के जब आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हो, तो आपको जो इश्यू लगा ना कि सब ऐसे ही बन रहे हैं, सब यही चीज़ें बन रही है, वो फील होना स्टार्ट हो जाता है। अभी मुझे जस्ट आ रहा था गाड़ी में, एक कॉल चल रहा था और ये डिस्कशंस हो रहा था कि कंटेंट को लेके क्या है। मैंने बोला हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, हमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से कंटेंट इंस्पायर होने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास है ना, आप बनाओ पंचतंत्र। आपको फैंटेसी चाहिए ना, बहुत सारी है। आप दुष्यंत शकुंतला बनाओ, बहुत सारी। और आज के स्केल है, स्टोरी है, लव स्टोरी है, कैनवास है, फैंटेसी, एवरीथिंग यू हैव। एक ओरिजिनल वर्ल्ड बनाओ, लोग देखेंगे। और है ऐसे कंटेंट। सो जो आप बोल रहे हो ना कि एक ही तरह के चल रहे हैं, तो सर्टन सोसाइटी की एक सिस्टम होती है कि जहाँ आप जाते हो तो वो जगह का कल्चर वो है, दूसरी जगह का कल्चर ये है। अब वो कल्चर में वो काइंड के कंटेंट बनते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोजर बढ़ने के बाद वो कंटेंट देख के हम सोचते हैं कि ये कंटेंट से इन्फ्लुएंस होकर लोग ये देखना पसंद करते हैं, हमें ऐसे बना देते हैं। मुझे ये फील हो रहा है। और ये पर्सनल चॉइस है, हर एक इंसान की अलग अलग पर्सनल चॉइस हो सकती है।
भारत हमारा बहुत ही कलरफुल देश है और ऐसे ही एक कलरफुल स्टेट है गुजरात। तो मैं आपसे चाहता हूँ गुजराती सिनेमा पे थोड़ा मुझे बताएं कि गुजराती सिनेमा कितना रिच हुआ करता था। नरेश कनोडिया जैसे आर्टिस्ट होते थे, बीच में कहीं डल हुआ था, फिर दोबारा अभी गुजराती कंटेंट चेलो दिवस के बाद वापस उठा है सडनली गुजराती स्टोरीज। अब क्योंकि लैंग्वेज डजंट नॉट मैटर, आजकल लोग आपकी कंटेंट किस भाषा में देख रहे हैं। लालो सुपर हिट है ये गुजराती लालो फिल्म। या सुपर। तो गुजराती सिनेमा का बारे में थोड़ा मुझे बताइए कि कितना समृद्ध है और आगे क्या फ्यूचर दिखता है कि गुजराती सिनेमा विल कम्पीट विद तेलुगु और बंगाली और पंजाबी। 110%। सी हमें फॉल लगता है, फॉल से ज़्यादा प्रायोरिटी हो जाती है, ठीक है। सो गुजराती थिएटर और सिनेमा बहुत रिच हुआ करता था, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अभी नहीं है, अभी ग्रोइंग है। और वापस उतना मैं बता सकता हूँ कि जिस तरह के अब कंटेंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए वहाँ पे, और बहुत अच्छे मेकर्स है, बहुत अच्छे मेकर्स हैं, उनका विज़न है। मतलब बेसिकली हम लोग तो रोज़ मिलते हैं तो हमें पता होता है कि क्या बन रहा है, क्या बनाने जा रहे हैं। वापस वो दोहराएगा और ग्रोइंग है, वो बाउंस बैक पे है। बीच में एक कहीं डाइल्यूशन आया था और वो हर इंसान में आता है। इंसान महादेव का एक डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है, दिशा भटकना ही दिशा को पाना है, यू नो। सो बीच में कहीं डाइल्यूट हुआ था, बट अभी ट्रैक पे है सारी चीज़ें, तो ग्रोइंग है और अच्छे कंटेंट बन रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे सो काफ़ी डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो यंग है, यंग मतलब मैं एज वाइज नहीं बोल रहा हूँ, मेकिंग वाइज बोल रहा हूँ। एडप्टिंग, स्टाइलाइजिंग, यूथ के साथ कम्युनिकेट कैसे करना, और बहुत अच्छे से वो लोग अभी फिल्में बना रहे हैं। आप रिसेंटली लास्ट 4 साल या 5 साल का आप डेटा निकालोगे तो एक्सपेरिमेंटल सिनेमा बने हैं फेलियर और सक्सेस सोचे बिना। ये हिम्मत आ गई है वापस। इट मीन्स अगर जब आप में एक स्ट्रेंथ आ जाती है ना, तो आप चेंज की तरफ आ रहे हो। और चेंज हमेशा शुरुआत में हमें लगता है कि ख़राब है, पर वो अच्छा ही होता है। एक बहुत ही पॉपुलर शो है देवों के देव महादेव, जो आज भी किसी न कहते हैं कि किसी न किसी कंट्री में किसी न किसी भाषा में देखा जाता है। तो देवों के देव आपने काफ़ी पोर्शंस, उसके काफ़ी एपिसोड्स डायरेक्ट किए हैं। तो मुझे थोड़ा बताएं देवों के देव महादेव के बारे में। मुझे लगता है कि शिव जी की कहानी पर, भगवान शिव की कहानी पर इससे बेहतर कोई शो बना नहीं है। हाउ वाज एक्सपीरियंस डूइंग देवों के देव महादेव एंड व्हाई, व्हाट इज द रीज़न कि आज भी वो किसी कंट्री में किसी न किसी भाषा में हमेशा चलता रहता है? वो हमेशा जैसे रामायण महाभारत वैसे ये शो भी चल ही रहा है। इसके लिए सबसे बड़ी टेक्निकल चैलेंजेस बहुत थी ये शो में। ह्यूमन साइड दिखानी थी हमने हमेशा एक चीज़ें बना दी थी प्रीसेट के, अच्छा बर्फ़ के पहाड़ों पे या आइस माउंटेन्स पे होंगे भगवान ठंडी में बैठ, बट ह्यूमन साइड कभी एक्सप्लोर ही नहीं हुई थी। सो वो जो जंगल एक उसका एक पाथवे था कि जंगल में भी रहते थे, हमेशा आपको दिखते थे। वो कैलाश के बीच में कैसे था, उसकी कलर पैलेट इंटरेस्टिंग थी। उस चीज़ों को कैसे विजुअली रिच बनाया जाए, वो मेरे हिसाब से शिफ्ट था एक नया सा। और वो भी अगेन एनर्जी, किसने बनाया क्या बनाया, वो शिव जी की ही कृपा है वो उस पर। सो एक्सपीरियंस अगर आप हमें बोले तो मुझे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि VFX तो अनदर लेवल हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे टेलीविजन पे उस टाइम पर। हाँ। बहुत ही और सबसे बड़ी चैलेंज उसमें हमारे लिए ये थी कि शूट होके आता है 8 घंटे में डिलीवर करना है। 8 घंटा मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लग्जरी हो गई मेरे लिए 8 आवर्स तो। पर ऐसे भी कुछ एपिसोड्स हैं जो 12 बजे हाथ में आए और हमने रात को 8 बजे टेलीकास्ट किए हैं। सो बहुत कट टू कट टाइम लाइन पर वो शो चलता था हमारे लिए। तो एक्चुअली एक लर्निंग थी वो, कि कैसे थॉट प्रोसेस आपके पास होती है, आपको ये करना है पता है, पर रियल ग्राउंड की वॉर अलग होती है। और उसने हमें रियल ग्राउंड की वॉर सिखाई। अगर कोई बोले कि क्या सीखा मैं, सो थोड़ा स्पिरिचुअल ज़्यादा हो गया, बिकॉज एपिसोड्स तो हम देखते ही रहते थे और जब काम करते थे तो वॉर ग्राउंड भी अलग लेवल पे ऑपरेट होता था। तो मुझे स्पिरिचुअली इंक्लाइन किया उस चीज़ों ने। हार्दिक, आज आपसे बहुत सारी जानकारियां पता चली, तो ऑल द बेस्ट फॉर Thank you. कृष्ण अवतारम पार्ट Thank you. 2 Thank you. जब भी आएगा। तो Thank you. फिलहाल हम चाहते हैं इसी तरह आप कहानियां कहते रहें Thank और you. दर्शकों को एंटरटेनमेंट देते आप लोगों का प्यार बनाते रहिए। थैंक यू सो मच Thank you. एंड ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक्स ब्रदर। थैंक यू। थैंक यू।